अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज पीडीएम ने इलेक्शन में ना जाने और मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस के फौरी फैसले का मुतालबा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट पर अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने शदीद तनकीद की। अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की कि फुल कोर्ट ना बनाने और फैसले पर 3 रुकनी बेंच पर वो शदीद तनकीद करते हैं, शदीद नाराज़गी का इजहार किया गया। तो दूसरी तरफ काफ लीग ने अब से कुछ देर पहले ऐलान कर दिया है कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटा दिया है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक एक बहुत बड़ा तनाज़ा आज सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास आज सख्त मुखालफत के बावजूद तलब किया, मगर इस इजलास के नताइज से मुतालिक भी एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है जो अब से थोड़ी देर पहले खड़ा हुआ है। आज जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतालिक चीफ जस्टिस की तरफ से जारी करदा मालूमात और जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जारी करदा मालूमात में वाज़ेह फ़र्क सामने आ गया है। ये पाकिस्तान की अदलिया से मुताल्लिक हाल ही में होने वाली सबसे बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि पहले ये खबरें सामने आई कि जुडिशल कमीशन के इजलास ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद करदा नामों को मुस्तरद कर दिया है। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया सामने आया और उसमें नामजद करदा नामों को मुस्तरद करने की तफसीलात ही नहीं दी गई थी। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल कमीशन को लिखा गया खत सामने आ गया, जिसमें चीफ जस्टिस के मुजवज़ा नाम मुस्तरद करने की बात की गई और कहा गया कि चीफ जस्टिस इजलास से ही उठकर चले गए थे। यानी एक तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट का एलामिया ही मुस्तरद कर दिया है। ये पूरी मालूमात आपके सामने रखते हैं। अब से कुछ देर पहले ही इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एलामिया सामने आया, जिसमें 5 जजेस के नाम मुस्तरद करने से मुताल्लिक कोई तफसीलात नहीं है, बल्कि कहा गया है कि पहले से नामजद करदा नामों के लिए मजीद मालूमात इकट्ठा करने और मजीद नामों पर गौर करने के लिए इस इजलास को मुलतवी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती से मुताल्लिक चीफ जस्टिस के नामजद करदा नामों पर आज गौर करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और अटॉर्नी जनरल अशतर ओसाफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि दीगर 7 अरकान ज़ाती हैसियत में इस इजलास में मौजूद थे। और तफसीली मुशावरत के बाद जुडिशल कमीशन के चेयरमैन यानी खुद चीफ जस्टिस ने इस इजलास को मुलतवी करने की तजवीज़ दी, ताकि चीफ जस्टिस नामजद करदा नामों से मुताल्लिक मजीद डेटा इकट्ठा कर सकें और अगर उन्हें मुनासिब लगे तो वो मजीद नाम भी लिस्ट में डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की इजलास मुलतवी करने की तजवीज़ जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरबत जलाल उस्मानी और अटॉर्नी जनरल ने भी हिमायत की। और यह फैसला हुआ है कि इजलास को मुलतवी किया जाए और इजलास की अगली तारीख जुडिशल कमीशन के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस बता देंगे। ये तो था सुप्रीम कोर्ट का एलामिया, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो ख़त जुडिशल कमीशन के अरकान को लिखा है उसने सुप्रीम कोर्ट के एलामिया की ही नफ़ी कर दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़त की जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक आज के इजलास में तवील मुशावरत के बाद जुडिशल कमीशन के अक्सरियती अरकान, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल अशतर ओसाफ, पाकिस्तान बार कमीशन के नुमाइंदे अख्तर हुसैन समेत मैंने यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के नामजद करदा 5 नामों में से सिंध हाई कोर्ट के 3 जूनियर जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जूनियर जज का नाम मुस्तरद करने का फैसला किया। और जहां तक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम का ताल्लुक था, तो इस हवाले से अक्सरियती अरकान ने यह फैसला किया कि चूंकि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर राशिद खान ना ही सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं और ना ही 5 हाई कोर्ट्स में से सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके नाम पर उस वक्त गौर हो सकता है जब उनका नाम उनके दीगर साथियों के साथ रखा जाएगा, जिसमें दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस शामिल हों और फिर तकाबुली डेटा के साथ फैसला किया जाएगा। जैसे काजी फाइज ईसा के ख़त के मुताबिक अक्सरियती अरकान ने यह भी फैसला किया कि आइन मुतवक्के असामियों पर तैनाती की इजाज़त नहीं देता और मौजिज़ चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस ने किया गया फैसला सुनाया ही नहीं और वो अचानक इजलास से उठकर चले गए और जस्टिस एजाजुल अहसन भी उनके साथ चले गए। इसलिए ये मामला अब उबूरी तौर पर कायम मकाम सेक्रेटरी के पास चला गया है कि वो इस इजलास के मिनट्स बताएं और जो फैसला लिया है उसे भी लिखें। और वो ये ऐसा पहली दफ़ा कर रहे हैं क्योंकि सेक्रेटरी छुट्टियों पर है। जैसे फाइज ईसा के ख़त के मुताबिक कौम की नज़रें इस वक्त जुडिशल कमीशन पर हैं और उनका ये आईनी हक है कि वो ये जान सकें कि क्या फ़ैसला हुआ है। इसलिए कायम मकाम सेक्रेटरी फौरी तौर पर यह फैसला मीडिया को जारी करें। ये उम्मीद की जाती है कि इस इजलास के तफसीली मिनट्स इस चीज़ की अक्कासी करेंगे जो कुछ आज इजलास में हुआ है। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के एलामिया को ही मुस्तरद कर दिया है और ये वाज़ेह किया है कि फैसला हो चुका है
और चीफ जस्टिस के नामजद करदा नाम मुस्तरद किए जा चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा एलामिया जारी ही क्यों किया जिसमें इस फैसले से मुताल्लिक कुछ था ही नहीं? अटॉर्नी जनरल से भी हम राब्ता कर रहे हैं कि वो अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि उनका नाम भी इस एलामिया में लिया गया है। अगर उन्होंने भी अक्सरियत से जो 5 जजेस के नाम थे उनको मुस्तरद किया है, जैसा कि खबर रिपोर्ट हुई थी, तो फिर उन्होंने कैसे इस एलामिया पर हामी भरी है, क्योंकि इस एलामिया में उनका भी नाम लिखा गया है। इस पर बात करेंगे। अदालती कार्रवाई को करीब से देखने वाले मुल्क के 2 मारूफ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हसनात मलिक और क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब। बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब और साथ मलिक साहब। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये एग्जैक्टली क्या हुआ है? दिन में तो खबर आई थी कि नाम मुस्तरद हो गए, फिर एलामिया में कुछ और लिखा हुआ है। फाइज ईसा साहब ज़ाहिर उसे मुस्तरद कर रहे हैं, एक अलग बात बयान कर रहे हैं। ये क्या हुआ है? और आप ज़ाहिर साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी आपके सामने ये पहले हुआ है? शाज़िब, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक मरतबा हुआ था जब जस्टिस आयशा मलिक की जो है वो तकर्री का मामला था, तो उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा मुल्क से बाहर थे और उनकी गैर मौजूदगी में इजलास हुआ, और वो इजलास में 4 जज साहिबान की राय आई थी हक़ में और मुखालफत में, जिसके बाद जो है ये मामला मुअख्खर हो गया था। लेकिन ये पाकिस्तान की मैं कहता हूँ कि अदालती तारीख में जिसके बाद से 18वीं आईनी तरमीम के बाद से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है, उसमें ये पहला वाक़या है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के गो के इसमें कंट्राडिक्शन ज़रूर आ रही हैं, लेकिन हमारे ज़राए जो हैं वो इस बात से कंफर्म करते हैं, बल्कि एक ज़रिए ने तो जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसको कहा कि इट्स अ लाई। तो अब बात जो है वो आ गई है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पे। हमारे ज़राए का ये कहना है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं वो उस वक्त उन्होंने जो जुडिशल कमीशन में शिरकत की वो एयरपोर्ट के ऊपर बैठे थे, और उसके बाद जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और फिर उसके बाद वो चले गए। तो अब इसमें क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन समेत दीगर 4 जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, जिनके वो नाम दे रहे हैं, जस्टिस तारिक मसूद हैं, जिसमें वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण हैं, और जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन हैं। अख्तर हुसैन साहब से हमने बात भी की, वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद निकलने के बाद हमारे सवालों के जवाब में उन्होंने यही कहा कि अक्सरियती राय से जो नॉमिनेशंस चीफ जस्टिस की तरफ से आई थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं, और जो है वो इसके बाद जब ये मीडिया के ऊपर खबर ली है, और ये भी एक पहली मरतबा हुआ है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई प्रेस रिलीज़ बाज़ाब्ता तौर पर जारी करनी पड़ी है। अब इस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो मवाद है, और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, और उस ख़त के अंदर ये कहा है सेक्रेटरी जो क्योंकि जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं कायम मुकाम सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनको कहा है कि ये मीडिया को जारी किया जाए, और इसमें मीटिंग मिनट्स के हवाले से बहुत अहम बात है। शज़ेब, ये मामला जो है ना, ये काफ़ी अर्सा पहले भी जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग मिनट, क्योंकि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होता है जवाद पाल साहब जो हैं वो सेक्रेटरी होते हैं, और उन्होंने जो मीटिंग मिनट्स बनाए थे उस पर बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था, और उस तनाज़े के बाद ये डिसाइड हुआ था कि बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा जो अदालत की, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई होगी। तो अब इसमें एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इस ख़त के ज़रिए ये भी मुतालबा किया है, जहां उन्होंने कहा है कि ये 4 नाम जो है वो मुस्तरद हुए। जैसा कि आपने तफसील से बताया कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम एक सीनियरिटी चीफ जस्टिस के माबैन, और फिर जो 5 हाई कोर्ट्स के अंदर जो उनके सीनियरिटी का नंबर बनता है उस हवाले से रिकन्सिडर करने के हवाले से होगा। तो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग के हवाले से अब ये बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हमारे सामने आ गई है कि जुडिशल कमीशन के इजलास की प्रेस रिलीज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जारी नहीं कर सकता है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उनका मौक़िफ़ है, जिसके तहत ये 5 नामों में से 4 मुस्तरद हुए और एक के मामले के ऊपर जो है वो ये बात हुई है, वो अवाम को आइन के 19 जो आर्टिकल 19 है उसके जानने के आइनी हक के हवाले से ये उसको मीडिया को जारी किया जाए।
तो अब जो जुडिशल कमीशन के मीटिंग मिनट्स हैं, इसके अंदर अगर मुख्तलिफ चीज़ आती है तो देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो ये प्रेस रिलीज है और जस्टिस काजी फाइज ईसा का ख़त, इसके बाद दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माबैन अब ये फिर फैसला होना होगा। इससे ये कज़िया मजीद बढ़ेगा अगर ये बात आगे तक पहुंचती है कि सच्चा कौन है। हसनात, आप ज़ाहिर साल से आपका एक्सपीरियंस है अदालती मामलात पर रिपोर्टिंग करना, देखना, करीब से देखना, तबसरा करना, आपके लिए भी एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। और आपकी मालूमात क्या कहती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इख्तिजाज सामने आ रहा है। जी शाहजेब, बेसिकली जस्टिस काजी फाइसा के केस के बाद जैसे कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट नज़रियाती बुनियादों पे दो ग्रुप हैं सुप्रीम कोर्ट में बड़े वाज़े। अब वहाँ जो है हमने देखा कि 2 साल में जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग रही वहाँ भी 5-4, 4-5 इस तरह ही फैसले हुए। ये जो अब सूरत हाल बनी इसमें भी ऐसा ही सूरत हाल है कि डिवाइडेड जुडिशल कमीशन, और अफसोसनाक सूरत हाल है कि अना की लड़ाई ज़्यादा लग रही है। इवन सुपीरियर बार की तरफ से डिमांड रिक्वेस्ट थी कि अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसिडर करें तो हम इस्लामाबाद जो चीफ जस्टिस के और नामिनी हैं उनके लिए कंसेंसस इवाल्व करेंगे। लेकिन एक नामिनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका नाम भी मेरा ख्याल है कि उसको भी नहीं देखना, ये अफसोसनाक है। फिर सिंध हाई कोर्ट के 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको जो इग्नोर किया गया। आज भी बार जो जुडिशल कमीशन के मेजॉरिटी मेंबरान हैं उनकी तरफ से ये था कि जी क्यों इग्नोर किया गया, उसकी वजूहात क्या हैं कि सिंध हाई कोर्ट के जो 3 सीनियर जजेस हैं। और फिर ये है कि पंजाब से ऑलरेडी 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब से बनी है सिर्फ एक जज इकबाल हमीदुर रहमान, उनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज को नहीं कंसिडर किया जा रहा? मेरा ख्याल है कि दोनों साइड को अपनी अना को पीछे हट के इदारे की तरफ देखना होगा, क्योंकि अगर इदारा इस तरह डिवाइड होगा तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी पे बड़े जो है वो नेगेटिव सूरत हाल बनेगी। जहाँ तक मेरे ज़राए बता रहे हैं कि 4 जो अटॉर्नी जनरल अख्तर साहब जो अब बताया जा रहा है यूके से अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं, वो जब पहुँचेंगे अमेरिका तो वहाँ वो अपनी जो है वो बता देंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या उन्होंने कहा। जो हमें ज़राए जो जुडिशल कमीशन के और मेंबरान वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि जब तक क्राइटेरिया नहीं बनता उस वक्त तक इनको जो है वो मामलात को आप जो है वो ना कंसिडर करें। तो क्राइटेरिया की बात तो सारे ही कर रहे हैं कि क्राइटेरिया पहले बनाया जाए। असल मामला यह है कि जस्टिस सिजाद अली शाह जो 14 जुलाई को जुडिशल कमीशन के मेंबर बने वो 14 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। अब क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके टेनोर में जो है वो जो अपनी नॉमिनेशन की दोबारा जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुलाएंगे, क्योंकि जस्टिस सिजाद अली शाह का वोट उनके हक में जा रहा है। जब जस्टिस सिजाद अली शाह रिटायर होंगे तो उनके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन के मेंबर बन जाएंगे। जो उनके हमने व्यूज देखे हैं वो भी ये कहते हैं कि पहले कोई क्राइटेरिया, कोई म्यार बनाए, अगर नहीं बनता तो जो है सीनियरिटी के प्रिंसिपल फॉलो किया जाए। तो लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो अगर जूनियर जजेस को लाते हैं तो वो मिनॉरिटी में होंगे। बेहतर यही होगा कि वो कंसेंसस इवॉल्व करें। सिंस अगर हमने देखा कि फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, अभी जो है 4 असामियां खाली हैं, अगले महीने फिर एक असामी खाली हो जाएगी, 5 जजेस की असामियां खाली हैं। बेहतर यही है कि हर साइड कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपने 2-2 कदम पीछे जो है वो हटे। और बेहतर यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, जिन नॉमिनीज और भी हैं उनको भी जो है वो शामिल करके सारे नाम जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने रखें। ज़्यादा ये सूरत हाल लग रही है कि अना की लड़ाई जो है वो अब नजर आ रही है इस पूरे मामलात में। यहाँ पे अगर मुझे इजाजत हो जी। हाँ जी, बात अना की लड़ाई की नहीं है, बात एक बहुत आइन और कानून पर अमलदारी की है, जहां पर जजेस का क्राइटेरिया तय किए बगैर अगर आप ऐसी अपॉइंटमेंट्स करेंगे कि जिससे मुसलसल ये हो कि जूनियर जजेस को आगे लाया जा रहा है और हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस को इग्नोर किया जा रहा है, तो आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है उस हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और ये डिमांड, जबकि चीफ जस्टिस जो हैं जजेस क्राइटेरिया कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग की और उस मीटिंग को भी जो है उसके अंदर वो क्राइटेरिया तय नहीं किया जा सका। फिर उसके बाद जो बात है वो ये है कि मुसलसल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है,
तो उसमें जो मुख्तलिफ जो राय आ रही है उसमें बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर है कि ये साथ बैठने की बात नहीं है, आइन और कानून की अमलदारी की है। अब एक जज जो कि अभी जिसने 1 महीने के बाद रिटायर हो जाना है, वो आइंदा कई साल के लिए जो 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तैनात हों, उनको कैसे तैनात कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर एक और बात भी है, आज जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर इस बात पे इत्तफाक हुआ कि एंटिसिपेटेड वैकेंसी जो है वो खिलाफ आइन है, और अब ये खाली नहीं हुआ, उस पर कैसे आप 5वां जज जो है मुकर्रर कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 जज साहिबान हैं, वहाँ से एक और जज जो है वो उसको 8वें जज के तौर पर ला रहे हैं, जबकि ये भी जुडिशल रवायात के खिलाफ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को की तकर्री के हवाले से कमीशन के अंदर आज ये भी बहुत बड़ा मुतालबा आया है कि उनको क्यों मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। तो ये बात ये है कि यहाँ पे आप देखें कि 2019 से फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हो पाई है, तो आप इस बात से देख सकते हैं कि कितना हाउस डिवाइडेड है। और ये मतलब तो फिर हजरत किसकी बड़ी जिम्मेदारी है ये? क्योंकि फाइज ईसा साहब ने पहले भी खत लिखा था कि बेहतर होता कि इजलास ना होता, पहले ही मौखर कर दिया जाता, कंसेंसस डेवलप होता। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है जिम्मेदारी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे है, उमर अता बंदयाल। उनको चाहिए कि सब जजेस को साथ लेके चलें। ऐसी सूरत हाल जो अब परसेप्शन बन रही है कि 22 में हाई प्रोफाइल केसेस हों, सेंसिटिव केसेस हों, तो सिर्फ 2-3 जजेस ही उनको ही या वो केसेस रेफर कर रहे हैं या अपने साथ बिठा लेते हैं। सीनियर पुनी जज हैं जस्टिस कादी फाइसा, उनको अगर आप 2-2, 3-3 मरले के केसेस देंगे और फिर उनको हाई प्रोफाइल केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में नहीं बिठाएंगे, सवालात उठेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत पे भी दबाव था, बार की तरफ से उनको जो है बार के हमारे मेंबरान वो बताते थे कि हुकूमत को दबाव था कि जी सपोर्ट करें चीफ जस्टिस के नॉमिनीज को, लेकिन उन्होंने जो सूरत हाल बनी आपको पता है 363A की केस के हवाले से, तो उन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग जो बन भी रही थी चीफ जस्टिस के साथ वो नहीं हो सकी। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उन्हीं पे जिम्मेदारी है, उन्होंने देखना है कि क्या लेगेसी वो अब कायम करेंगे, क्या वो अपने आप को चीफ जस्टिस जो साकिब निसार है उनकी लाइन में खड़ा करेंगे या जस्टिस जो नासिर मुल्क हैं उनकी लाइन में खड़ेंगे, जो नॉन कंट्रोवर्शियल जिनकी अभी भी रिस्पेक्ट है। अभी भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास 1 साल है, वो उनको चाहिए कि ये जो फेवरेटिज्म नेपोटिज्म का इल्जाम उन पे लग रहा है, जो कि जी हाई प्रोफाइल केसेस भी और या जो अपॉइंटमेंट में भी जो उन पे हो रहा है, उन चीज़ों को मेरा ख्याल है कि ख़त्म करके जो है वो जो दूसरे जो जजेस जिनके साथ जो है वो एक डायलॉग करें। और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात की बात हो रही है, बेहतर ये है कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला के वहाँ डिस्कस हो कि जी बेंच की जी कंपोजिशन के हवाले से कोई रूल्स बने, केस की फिक्सेशन क्या हो, जो सो मोटो का इख्तियार है वो क्या हो। क्योंकि रिसेंट पास में हमने देखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कुछ ऐसे फैसले किए कि चीफ जस्टिस को मुतलकुल इनान बना दिया और कहा कि जी चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर है, वही सब कुछ केसेस जो है वो बेंच बना सकता है। उस और कोई सो मोटो कोई जज करे भी तो उसको चीफ जस्टिस को मामला भेजना है, नोट करना है, चीफ जस्टिस फाइनल अथॉरिटी है। मेरा ख्याल है कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। बेहतर यह है कि फुल कोर्ट मीटिंग जल्द अज जल्द बुलाई जाए और बल्कि मुतवातर हो। अब ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, एक तरफ आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म के कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है, कैबिनेट जो है वो फैसला करेगी, वो फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। दूसरी तरफ आप चीफ जस्टिस जो है, मैंने जो 12-13 साल में देखा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो सारा इख्तियार है वो सारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। जो दूसरे जजेस हैं वो सारे अगर चीफ जस्टिस उनको मामला केसेस रेफर ही ना करें तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है और ये उसका हल यही है कि फुल कोर्ट मीटिंग जल्द अज जल्द बुलाई जाए। बहुत शुक्रिया। सीनियर रिपोर्टर्स की गुफ्तगू आपने सुनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम साथ कोशिश कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब से रब्ता हो और उनका मौक़िफ़ भी हम मालूम करें। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब ज़ाहिर एक वाज़ेह तज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट का एलामिया कुछ और कहता है, फाइज ईसा साहब का एलामिया कुछ और कहता है। फाइज ईसा साहब के ने जो बात की है, जो ख़त है उनका, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये का एलामिया इम्प्लाई कर रहा है कि जी अब इजलास मुलतवी हो गया है, आइंदा फैसला होगा। मगर फाइज ईसा साहब कह रहे हैं कि नाम मुस्तरद हो गए थे जो चीफ जस्टिस ने प्रपोज किए हैं। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? ये बड़ी अफसोसनाक बात है
हम चीफ जस्टिस साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि एज चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बयानियाँ देंगे जो कि एक्चुअली वहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक 5 से 4 के बुनियाद पर वो मुस्तरद हुआ है नाम, जितने नाम प्रपोज हो रहे थे। तो अब लगता है कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन डालकर एक नया किस्म का उस प्रोसीडिंग्स का बयानिया दिया जा रहा है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात होगी। देखिए, सबसे अहम बात होती है क्रेडिबिलिटी। आप अदारे के तौर पर क्रेडिबिलिटी को सबसे अहम है कि उसको बचाएं। आप उसको इस तरह से मुतनाज़ा ना बनाएं जो हकीकत में वहाँ हुआ है। जो आपकी तरफ से प्रेस रिलीज़ आना चाहिए वो उसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। सो मैं समझता हूँ ये सेकंड थॉट्स हैं चेयरमैन के कि वो उन्होंने सोचा है कि मुस्तरद ना कहलाए बल्कि हम इसको पोस्टपोनमेंट का नाम दे दें। तो चलिए, पोस्टपोनमेंट करनी तो शुरू में वोटिंग कराने से पहले पोस्टपोन कर देते। जब वोटिंग हो गई तो उसके बाद तो उसको पोस्टपोन करना नहीं कहा जा सकता, और ना ही ये कह सकते हैं कि इसमें हमने कुछ और नाम ऐड करने। आपने जो नाम अब देने हैं वो नए सिरे से आप देंगे जब भी मीटिंग होगी, और मीटिंग जो है हर सूरत छुट्टियों के बाद होनी चाहिए। अच्छा, मगर अब अहमद खान साहब इस सूरत हाल से निकला कैसे जाए? आपने भी एतराज़ किया था, जैसे अतर बिन अल्लाह साहब ज़ाहिर है एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमांड करते हैं अक्रॉस द, अगर हम लीगल कम्युनिटी देखें वहाँ पर भी करते हैं, अगर पॉलिटिकल हम क्लास देखें वहाँ पर भी करते हैं। किसी को सभी उनके कैरेक्टर पर और उनके फैसलों पर और जो उनका किरदार रहा है एज चीफ जस्टिस और जज, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो आपने भी एतराज़ उठाया था कि उनका नाम क्यों नहीं कंसिडर हो रहा। अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए? देखिए, ये तो चेयरमैन और चीफ जस्टिस को खुद चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो चीफ जस्टिस पे आती है कि वो जुडिशरी को अपने साथ लेके जाए, डिवाइड ना करे। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि वो इस आपस में जो है अदलिया को तकसीम कर रहे हैं, उनको तो इकट्ठा करना चाहिए। तो इसलिए इससे अदलिया के वक़ार में कमी आएगी, अदलिया की आज़ादी में कमी आएगी। इसलिए मैं अपील करूँगा चीफ जस्टिस साहब को कि वो किसी किस्म के मज़ीद इख्तलाफात अदलिया में ना पैदा होने दें, इत्तफाक करें और जो हक़ की और असूल की बात है उस पर चले और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। मुनसिफ़ों की सिलेक्शन में जब आप नाइंसाफ़ी करेंगे, एक चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट का, 5 साल से उनको बिठाया हुआ है, कोई जवाज़ नहीं है कि उनको क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं। अतर मिल्ला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, 4 साल से उनको आपने बाहर बिठाया हुआ है, उस कंसिडर ही नहीं करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी ही सिरे से कोई नहीं है। इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादती है। ये इसको हम अंग्रेज़ी में और कानूनी अल्फाज में बायस कहते हैं। बायस नहीं होना चाहिए, आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए और जो भी बात हो कंसेंसस से करें, इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब अब आइंदा से कोशिश करेंगे कि अपने साथ सबको लेके चलें, क्योंकि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। सब फिर एक और भी एतराज़ है, ज़ाहिर सियासी जो क़यादत है उसका एतराज़ अपनी तरफ, मगर जो लीगल कम्युनिटी है उसका भी, फिर जो अदालत को बहुत अरसे से सीनियर नुमाइंदे कवर करते हैं उनका भी, कि मखसूस बेंच बनते हैं। ख़ासतौर से अगर कुछ सियासी मुकदमात हों तो उसमें मखसूस अफराद पर बेंच बनता है, बहुत सीनियर जजेस को इग्नोर कर दिया जाता है। आप समझते हैं कि यह एतराज़ भी दुरुस्त है और इसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है और बहुत अरसे से हमारी ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो 1980 में बनाए गए थे उनमें तरमीम की ज़रूरत है। उसमें ख़ास तौर पे ये कि ये इख्तियार बेंच बनाने का अकेले चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए, उसके साथ कम से कम 2 या 4 जजेस की कमेटी होनी चाहिए जो कि केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की फॉर्मेशन में हो। दूसरी जो बात सबसे अहम है इसमें कि जहाँ तक आइनी केसेस का ताल्लुक़ है, क्योंकि जिनको आप सियासी कह रहे हैं, बहरहाल ये सियासी भी और आइनी दोनों मिलजुल के इशू होते हैं।
इसको सिर्फ 5 सीनियर मोस्ट 5 जजेस के बेंच को सुनना चाहिए। इंडिया में ये सिलसिला बड़े सालों से राइज है। एक दफ़ा एक्सेप्शन की गई थी तो उनके 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें सीनियर मोस्ट को छोड़ के नीचे से चीफ जस्टिस साहब जो है वो बेंच में शामिल कर रहे हैं आईनी केसेस में। तो उसके बाद से फिर वो बात रुक गई, फिर नहीं हुई जस्टिस चीफ जस्टिस गोगोई के बाद। हमारा मुसलसल ये मुतालबा साल से चल रहा है, आज से नहीं, ये पिछले कम से कम 20-25 साल से चल रहा है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सदर था ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था कि भाई पिक एंड चूज से आप ना बनाएं, ख़ासतौर पे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन केसेस सुनते हैं। और हम ये देख रहे हैं गुलजार साहब भी यही कर रहे थे, यही काम जो है अब बंदियाल साहब कर रहे हैं। पिक एंड चूज, सीनियर मोस्ट को इग्नोर करके आप नीचे से जजेस को लेके अपने गालबन हम ख्याल जजेस को साथ बिठा के आप फैसले करना चाहते हैं। ये इंस्टीट्यूशन के लिए मुनासिब नहीं है और इंस्टीट्यूशन के वक़ार और आज़ादी के लिए भी मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर वकील हामिद खान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। दूसरी तरफ आज एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से और मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जारी करे। अब से कुछ देर पहले मरीम नवाज़ ने और मौलाना फजल रहमान ने भी ये मुतालबा किया है। उससे पहले भी आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालिया दिनों में इमरान खान के जारहाना रवैये में कुछ तब्दीली देखी गई। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से मुताल्लिक रवैया काफ़ी हद तक नरम हो गया है। उनकी तनकीद में कमी आ गई है। अदालत का तो वो दिफा कर रहे हैं, मगर एक इदारा ऐसा है जो आज भी इमरान खान के निशाने पर है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आज भी इमरान खान मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद भी इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का महफूज किया गया फैसला जारी करने का मुतालबा कर रहा है और 8 साल से यह फैसला जारी न करने पर तनकीद कर रहा है। आज भी इत्तेहादी जमातों के मुख्तलिफ वज़रा मीडिया पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बार बार मुतालबा दोहराया गया। फिर खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया, जबकि लाडले को खुली छूट दे दी गई और 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस को रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 रिट पटिशंस दायर हुई, जबकि 50 बार इल्तवा दिया गया। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद और बढ़ा दी है। हालांकि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज और इलेक्शन कमीशन की तरफ से 25 मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली को डी-सीट करने से ही परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने का रास्ता हमवार हुआ है। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर दबाव सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला उनके हक में सुनाए और अगर ये फैसला उनके हक में ना आए तो पहले से ही यह फैसला मुतनाज़ बना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज किए हुए 1 महीने से ज़ायद हो गया है। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया था और अब किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। इस फैसले से तहरीक इंसाफ और ख़ुद इमरान खान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, जो अगले इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुश्किल का बाइस बन सकता है, क्योंकि इमरान खान खुद यह खदशा जाहिर कर चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के जरिए तहरीक इंसाफ को मैच से बाहर किया जा सकता है। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को बता रहा हूं कि इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है, इसमें कोई एतमाद नहीं, इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने का। अब दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिन पर आज इमरान खान तनकीद कर रहे हैं, वो वही हैं जिनका नाम बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इमरान खान ने तजवीज़ किया था और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन पर एतमाद का इजहार किया था। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था, पिछला वाला हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए।
मगर अब साल जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इमरान खान को ज़्यादा शिकायत हो गई तो उन्होंने उनकी तैनाती की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी और ये दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। और अब इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा रहे हैं। इमरान खान मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर में मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकातें करते हैं और अब वो बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस इलेक्शन कमीशन ने हर बार इस्तेमाल किया हमें हराने का। हम आज जीते हैं तो इसके बावजूद साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। बार बार ये हमें डसा है और इसने खुल के हमारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पता है ये लाहौर में जाके किन के कदमों में बैठता रहता। मैं ये इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा कि आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन करें। हमें एतमाद ही नहीं है इसके ऊपर और ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में किससे मुलाकात करते हैं। हमजा शहबाज और मरियम नवाज से मुलाकातों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, मगर फिर ये खबरें सामने आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हमजा शहबाज या मरियम नवाज से तो कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से खुफिया मुलाकातों का पैगाम भिजवाया करते थे। रोजनामा द न्यूज़ में 16 जुलाई को एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के करीबी ज़राए ने द न्यूज़ को बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज या नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर अपनी वजारत उज़्मा के दौरान इमरान खान मुख्तलिफ मौक़े पर खुफिया मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाते रहे हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैगाम लाने वालों से कह दिया था कि वो खुफिया मुलाकात नहीं कर सकते। ज़राए का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाबी पैगाम भेजते हुए कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से उनका दफ्तर तमाम सियासतदानों और हर सियासी जमात के लिए खुला है, लेकिन उनके लिए किसी एक फ़र्द बशमूल वज़ीर आज़म से खुफिया मुलाकात करना मुमकिन नहीं है। ज़राए के मुताबिक एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ अफराद के जरिए इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुफिया मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया। खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने मुतादिद मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमजा शहबाज और मरियम नवाज के साथ लाहौर में खुफिया मुलाकात का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि ज़राए ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़िंदगी में कभी हमजा या मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई है। कहा जाता है कि सिकंदर सुल्तान राजा कभी कभार लाहौर जाते हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि उनके अहल खाना यहाँ रहते हैं, वो उनके साथ वक्त गुजारने के लिए जाते हैं। ज़राए का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इसलिए मुहिम चलाई जा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने PTI की गैर मुल्की फंडिंग के केस का फैसला महफूज कर लिया है। कमीशन ऐसे दबाव में नहीं आएगा। ज़राए ने बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा PTI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के सियासतदानों से मुलाकातें करते रहे हैं, लेकिन ये तमाम मुलाकातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में हुई। हाल ही में PTI के डिप्टी चेयरमैन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्हीं के दफ्तर में मुलाकात की जो 1 घंटे तक जारी रही। इमरान खान की काबीना के मुख्तलिफ वज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनके दफ्तर में मुलाकातें करते रहे हैं और इन मुलाकातियों में सबसे ज़्यादा मुलाकातें शिबली फराज की हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद भी कह चुके हैं कि इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास अपने निहायत काबिल एतमाद दोस्तों को भेजा और उनसे अलहदगी में मुलाकात की दरख्वास्त की। मुलाकात के लिए रब्ता करने वालों की ऑडियो भी मौजूद है। मैंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा, आपके खिलाफ वो कभी मरियम नवाज के कदम में आपको बैठा देते हैं, कभी हमजा शहबाज को बैठा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत बड़ा अहम केस इसलिए है कि इमरान खान साहब ने अपने बहुत ही ट्रस्ट वर्दी दोस्त जो हैं वो मेरे पास भेजे। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब आपसे अलहदगी में मुलाकात करना चाहते हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन की हैसियत से किसी से अलहदगी में मुलाकात करने का मिजाज नहीं रखता, तो मेरे बेहतर है कि दफ्तर में आ जाएं और दफ्तर में जब आएंगे तो मैं अकेला मुलाकात नहीं करूँगा। तो वो बाकायदा जो हमारे मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी मौजूदगी में भी मुलाकात होगी और बाकायदा वो आईडियो होगी, रिकॉर्ड होगी। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बात नहीं होगी। तो कहता बार बार आए, उसके बाद कोई एक अहम शख्सियत के टेलीफोन भी आए। तो मैं कहता ये स्टेज नहीं है कि मैं उनके नाम बताऊं, लेकिन कभी वक्त आ जाएगा जब बहुत बात आगे तक बात जाएगी तो मैं उनके नाम भी ले दूंगा। उनकी आईडियो भी मेरे पास, हमारे पास मौजूद है, जो मेरे पास आते रहे, बात करते रहे। यानी इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में हमजा शहबाज और मरियम नवाज से मुलाकातें करते हैं, जबकि सिकंदर सुल्तान राजा के करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मरियम या हमजा से तो कभी मुलाकात नहीं की, मगर इमरान खान वज़ारत उज़्मा के दौरान उन्हें खुफिया मुलाकातों का पैगाम ज़रूर भिजवाते रहे हैं। मगर इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दयानत और अहलियत पर भी सवालात उठाते रहे और कहते रहे कि डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर मसला था, मगर इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में इंतखाबात करवाने का फैसला किया। डस्का का इलेक्शन हुआ, वो तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर RO ने कहा कि बेज़ाब्ते हुए हैं। इसने सारा इलेक्शन खोल दिया PTI के हमारे अगेंस्ट।
जो हमें हरवाया इसने। क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी इलेक्शन के अंदर जो ओपनली धांधलियां होती हैं उसको इसको फिक्र ही नहीं है। सिर्फ तहरीक इंसाफ डस्का के ऊपर वो खड़ा हो गया कि जी बड़ा उसने कोई इंसाफ दे रहा है। मगर हकीकत यह है कि डस्का इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से मुनज़्ज़म धांधली की कोशिश की गई थी। 20 पोलिंग स्टेशन के रिटर्निंग अफसरान गायब हो गए थे, हल्के में फायरिंग के वाक़यात सामने आए थे, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फैसला जारी करते हुए कहा था कि फरीकैन और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जमा किए गए रिकॉर्ड्स और कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किए गए रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि हल्के के उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए एक साजगार माहौल मौजूद नहीं था और इस हल्के में इलेक्शन का इनेकाद ईमानदाराना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में नहीं हुआ। इस हल्के में फायरिंग, कत्ल के वाक़यात, लोगों के जख्मी होने और लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल से वोटर्स को हिरासा करने का माहौल पैदा हुआ। इसके साथ साथ दीगर वाक़यात ने नताइज के अमल को मशकूक और नाकाबिल तस्दीक बना दिया। कमीशन अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन्हें 75 में होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार देता है और हुक्म देता है कि इस हल्के में दोबारा से इंतखाबात कराए जाएं। अब आम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था और डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब हुआ था और फिर नून लीग के रहनुमा नौशीन इफ्तिखार को इस हल्के से कामयाबी हासिल हुई थी और उस वक्त पंजाब और मरकज़ में तहरीक इंसाफी की हुकूमत थी। मगर इमरान खान को उस दिन के बाद से इलेक्शन कमीशन से शदीद गिला है, शदीद नाराज़ हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ही था जिसने तहरीक इंसाफ के 25 मुनर्रिफ अरकान पंजाब असेंबली को डी-सीट करने का फैसला दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन के सामने मुनर्रिफ अरकान ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उन्हें बाकायदा तौर पर पार्लिमानी पार्टी की तरफ से किसी उम्मीदवार को वोट देने के फैसले से आगाह नहीं किया गया था, इसलिए उन पर आइन के आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता, इसलिए उन्हें डी-सीट ना किया जाए। मगर इलेक्शन कमिश्नर ने अपने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन के पास इस रेफरेंस से मुताल्लिक दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि रेफरेंस को आर्टिकल 63A की शराइत पूरी ना होने पर मुस्तरद कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालना एक संजीदा मामला है, इलेक्शन कमीशन की भी यही राय है कि अरकान का मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालना संगीन मामला है। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना पार्टी पॉलिसी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल है, इसलिए हम यह करार देते हैं कि मौजूदा केसेस का इन्हिसार आर्टिकल 63A की शराइत पर नहीं होगा। और फिर इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान पर आर्टिकल 63A का इतलाक किया और उन्हें डी-सीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की वजह से ही 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब हुआ और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली और फिर पंजाब में हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हाथ धोना पड़ा और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए। और एक तरफ इमरान खान ने परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने का जश्न मनाया तो दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा दोहरा दिया। मगर इमरान खान पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला मुमकिन तौर पर अपने खिलाफ आने से पहले इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि गालिबन हुकूमत ने फैसला किया है या स्पीकर साहब ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान के इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएँ। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद। आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया, क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली अभी ये बताया गया है कि जो पीटीआई के 11 अरकान असम्बली हैं जिसमें 2 मखसूस नशिस्तों की खवातीन भी शामिल हैं, उनके इस्तीफे स्पीकर ने अपने आईनी इख्तियार जो उनको आर्टिकल 64(1) के तहत हासिल है उसके तहत मंजूर कर लिए हैं। और अली मोहम्मद खान हैं, फरूख हबीब हैं, फैसल मोहम्मद खान हैं, शौकत अली हैं, फ़खर जमान खान हैं, इजाज शाह हैं, जमील अहमद खान हैं, मोहम्मद अकरम चीमा हैं, अब्दुल शुकूर शाद हैं, डॉक्टर शीरी मजारी हैं और शंदाना गुलजार, ये 2 मखसूस नशिस्तों की खवातीन। इन 11 लोगों के इस्तीफे जो हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मंजूर कर लिए हैं और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो आपसे कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। ताहम ये तफसील नहीं बताएगी कि इन लोगों के इस्तीफे जो हैं वो किस बुनियाद पर मंजूर किए गए, क्योंकि ये तो बताया जा रहा है कि इस्तीफे 11 अप्रैल को जो है वो आए थे, लेकिन 11 अप्रैल को बाकी पार्लिमानी पार्टी के भी इस्तीफे आए थे, लेकिन सिर्फ इन 11 इस्तीफों को मंजूर किया गया है और इनको नोटिफाई भी जो है वो हमारे जराए कह रहे हैं कि कर दिया गया है। तो अब इन नशिस्तों के ऊपर जो है वो ज़िमनी इंतखाब आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। आसिफ बशीर चौधरी तफसीलात बता रहे थे। एक अजीब सूरत हाल होगी, कुछ का मंजूर करना इस्तीफ़ा, कुछ का ना करना, क्या वजूहात होंगी, क्योंकि अभी तक मंजूर नहीं किए जा रहे थे। तहरीक इंसाफ बार बार कह रही थी कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, वो तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ही मंजूर कर गए हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ मुल्क में सियासी सूरत हाल में इस्तेहकाम नहीं आ रहा है तो दूसरी तरफ मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है और बार बार सवाल उठ रहा है और इस बात को तक़वियत मिल रही है कि पीडीएम की और नून लीग की इमरान खान हुकूमत को हटाने की तो तैयारी थी, मगर हुकूमत में आकर कुछ करने की तैयारी नहीं थी, होमवर्क नहीं किया हुआ था,
ना फैसले हो रहे हैं, ना ही उसके असरात नजर आ रहे हैं। मईशत भुगत रही है और मुसलसल गैर यकीनी की सूरत हाल नजर आ रही है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हर रोज ही यकीन दहानी कराते हैं और फिर भी रुपया हर रोज ही गिरता है और आज गिर कर डॉलर के मुकाबले में रुपया 240 पर बंद हुआ है। और स्टेट बैंक के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में मजीद 750 मिलियन डॉलर्स यानी 75 करोड़ डॉलर्स की कमी आ गई है और वो 9.3 अरब डॉलर से भी मजीद गिरकर एक हफ्ते के अंदर महज 8.5 अरब डॉलर्स रह गए हैं। और मार्केट में गैर यकीनी है कि रुपया आखिर जाएगा कहाँ। इस महीने रुपया डॉलर के मुकाबले में 35 रुपए गिर चुका है। रुपए की कदर शहबाज शरीफ की 3.5 माह की हुकूमत में डॉलर के मुकाबले में 58 रुपए गिर चुकी है। इस खित्ते में श्रीलंका के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा गिरने वाली करेंसी है। पाकिस्तानी रुपया इस साल पूरी दुनिया में बुरी तरह गिरने वाली करेंसियों के साथ खड़ा हो गया है। इससे मजीद महंगाई का तूफान आएगा और बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने का मजीद फायदा भी आवाम को नहीं होगा, क्योंकि 15 जुलाई को जब तेल की कीमतों में कमी हुई तो डॉलर रुपए के मुकाबले में 211 रुपए का था, अब 240 रुपए का है। अगर डॉलर 211 रुपए का ही रहता तो अवाम को मजीद रिलीफ मिल सकता था, मगर अब मजीद इजाफा भुगतना पड़ सकता है। IMF से मुआहदे के तहत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा अलग होना है। दूसरी तरफ नेप्रा ने बिजली की कीमतों में 7 रुपए 91 पैसे का इजाफा 200 रुपए के डॉलर पर किया था, अब डॉलर 240 का है तो मजीद इजाफा होगा, अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मजीद इजाफे का बोझ अलग होगा, यानी हर तरफ से अवाम महंगाई के मजीद बोझ में पिस कर रह जाएंगे। पहले ही जून में महंगाई 21% की बुलंद सतह पर आई है और मूडीज और फिच के बाद आज रेटिंग एजेंसी S&P ने भी पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया है और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों को लाहक खतरात को बताया है। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं हैं और मतलूबा बैरूनी फंडिंग का इंतजाम भी नहीं है। हालांकि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं कि इंतजाम हो गया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने भी फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा है कि बैरूनी खतरात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को अगले साल 34 अरब डॉलर दरकार है, मगर 35 अरब डॉलर का इंतजाम है और IMF प्रोग्राम में होते हुए खतरात नहीं हैं। चैलेंजेस ज़रूर हैं, मगर इन तमाम दावों के बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद ना मार्केट्स में एतमाद आ रहा है, ना रुपया संभल रहा है। हुकूमत ने दरामदाद रोकने के लिए मुतादिद इकदाम किए हैं। LC खुलने में कारोबारी तबके को परेशानियां शुरू हो गई हैं, डॉलर्स की अदायगियों में परेशानियां शुरू हो गई हैं। इसका दरामदाद पर फर्क भी पड़ रहा है, मगर रुपया नहीं संभल रहा है। मिस्टर इस्माइल ने भी बताया कि 25 जुलाई तक तो पाकिस्तान की दरामदाद सिर्फ 3.7 अरब डॉलर्स रही हैं और इस रफ्तार से पाकिस्तान की जुलाई के महीने में दरामदाद 4.8 अरब डॉलर्स तक रहेंगी और पाकिस्तान की बरामदाद और तफसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस मिलाकर इससे ज़्यादा होंगी। यानी करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में होगा, मगर फिर भी रुपया नहीं संभल रहा है। मार्केट में इस वक्त गुज़िश्ता माह की ज़्यादा दरामदाद की अदायगियों का भी दबाव है और स्टेट बैंक के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक जून के महीने का करंट अकाउंट खसारा इंतहाई बुलंद यानी 2.3 अरब डॉलर्स रहा है, क्योंकि दरामदाद 7 अरब डॉलर से ऊपर रही थी। तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर रही थी स्टेट बैंक के दादोशुमार के मुताबिक। और स्टेट बैंक के ही मुताबिक इसकी बड़ी वजह तेल की दरामदाद में जून के महीने में बेपनाह इजाफा था। मई में तेल का दरामदी बिल 1.4 अरब डॉलर था, जून के महीने में 2.9 अरब डॉलर से तेल की दरामदाद हुई, यानी दुगने से भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट बिल रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई के महीने में अभी तक तेल की दरामदाद में कमी आई है और खसारे में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। अब एक दिलचस्प सूरत हाल है कि जून की दरामदाद में तेल की दरामदाद ज़्यादा है, हालांकि हुकूमती इक़दाम के बावजूद दरामदाद 7 अरब डॉलर क्यों रही हैं, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि ऑयल इंपोर्ट बिल में 33% का इजाफा कैसे हो सकता है, क्योंकि लोकल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में पेट्रोल की खपत में जून के महीने में 10% और हाई स्पीड डीजल की खपत में 8% की कमी आई। तो सवाल उठा कि जब अवाम ने महंगा होने के बाद पेट्रोल और डीजल कम खरीदा तो दरामदाद क्यों 33% से बढ़ गई। तो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि तेल बेचने वाली कंपनियों ने ज़्यादा तेल मंगवाकर ज़ख़ीरा कर लिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में तेल का स्टॉक 60 दिन की इन्वेंट्री पर पहुँच गया और अब जुलाई में तेल की दरामद में कमी आ रही। 18 दिन के अंदर सिर्फ 700 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट हुई है तेल की, क्योंकि एक ज़माने में हम डीजल पे डिस्काउंट दे रहे थे, सब्सिडी पे बेच रहे थे, तो लोग 70 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे, तो लोग उन्होंने काफ़ी होल्ड कर लिया, काफ़ी जमा कर लिया, ज़ख़ीरा कर लिया, रख लिया। डीलर्स ने, पेट्रोल पंपों ने, दीगर लोगों ने लाख गैलन तक रखा हुआ था, तो जब प्राइस बढ़ी तो उनको 70 लाख 50 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। अमूमन पाकिस्तान में 6, 7, 8 दिन का डीजल होता है, आज पाकिस्तान में 60 दिन का डीजल है। तो अब डीजल की इंपोर्ट पाकिस्तान में ज़ाहिर है अगले महीने कम होगी, क्योंकि आपके पास इतना डीजल रखा हुआ है। और जो पिछली मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइस कम की थी 40 रुपये, तो ज़ाहिर है उन लोगों को मार भी लगी है, तो अब वो मार्केट में माल आ गया है।
पाकिस्तान का पूरे माली साल का करंट अकाउंट खसारा 17.4 अरब डॉलर्स रहा है, जो तारीख का दूसरा बुलंद तरीन खसारा है। और हुकूमत उसे कम करने के जो इकदाम कर रही है उस पर इंडस्ट्री भी शिकायत कर रही है। और जिन्होंने गाड़ियां बुक कराई हैं उन्हें 100% रकम सूद के साथ वापस करने की ऑटो इंडस्ट्री ऑफर कर रही है, वरना गाड़ियों की डिलीवरी में मजीद ताखीर का इंदिया दे रही है। ऑटो इंडस्ट्री को शिकायत है कि दरामदात पर सख्ती और गिरते हुए रुपए की वजह से उन्हें काम करने में मुश्किलात हैं। दीगर इंडस्ट्री भी कह रही है कि खाम माल दरामद न होने की वजह से बेरोजगारी भी होगी और नुकसान भी होगा। आप समझ रहे हैं कि हम इंपोर्ट का बिल कम करने के लिए हम जो है ना रॉ मटेरियल को और सारी इंपोर्ट्स को रोक रहे हैं। ये एक्चुअली अगले आने वाले दिनों में नेगेटिव साबित होगा। वो इस तरह से कि जब ये रॉ मटेरियल्स रुक जाएंगे, स्पेयर पार्ट्स रुक जाएंगे, मशीनरी जो आ रही है उसको आपने रोक देंगे तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, आपका जो एक्सपोर्ट जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। इस पॉलिसी को देखना चाहिए कि हमने प्रायोरिटी किसको देनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए है, हमारी ट्रेड को चलाने के लिए है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए है, महंगाई को कम करने के लिए। उस पॉलिसी की तरफ हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को जाना चाहिए। और हम इसके अंदर हम ये नहीं कहते कि लग्जरी आइटम्स को आप खोल दें। हर तरफ परेशानी ही परेशानी, गैर यकीनी नजर आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।